अभी तक हमने बात की है कि वी हैव सम डिफरेंसेस एंड सम सिमिलैरिटीज। डिफरेंस बस ये है कि एकेडमिक में पैसेज 1, 2 एंड 3 है और जनरल में सेक्शन 3 बोलते हैं। और जो सिमिलैरिटी जीटी पेपर तैयार करें, जो स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स हैं वो सेम ही लगती हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी उतना ही है, सब कुछ सेम सेम। गुड। आज का जो हमारा टारगेट है वो मैंने थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किया, ठीक है। आज मैं सीधा आपको सेक्शन 3 करवाऊंगा, आज मीन्स पैसेज 3 करवाऊंगा, जो भी टेस्ट आज हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो एक तो मैंने करना है सेक्शन 3 आज आपके साथ, या पैसेज 3 आप कह सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कौन सा करना है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स की कैटेगरी के अंदर फिट तो नहीं होता, मगर ये मैंने इसके अंदर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर आपने वर्ड पिकअप करके लिखना होता है, ठीक है। आंसर एमसीक्यूज की फॉर्म में नहीं आता, वर्ड लिखना होता है। बाकी ये आपके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यूज डायरेक्टली आ जाते हैं, जो कि कन्वेंशनल स्टाइल एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन होता है उसके नीचे 3 या 4 ऑप्शंस होती हैं। फिर एमसीक्यूज की ये लाइक कैटेगरीज हैं, कुछ डिफिकल्ट वाले कुछ आसान है, ये भी हम करेंगे तो उसमें आपको एडवाइस कर दूंगा। फिर ये भी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं, आपने हर क्वेश्चन के आंसर में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या यस नो और नॉट गिवन का वर्ड को पुट अप करना होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना होता। इनमें से कोई एक कैटेगरी होती है। कई बार आपको सेंटेंस कंप्लीशन आती है, मगर उसके नीचे ना मल्टीपल चॉइस में ए बी सी के साथ उसने स्टेटमेंट लिखी होती है। तो आधी स्टेटमेंट क्वेश्चन में होती है और आधी स्टेटमेंट नीचे ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल होती है, तो आपने बस वो ऑप्शन मैच करनी होती है कि ये अगर ऑप्शन यहाँ पे लिखेंगे तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आपने कोई ब्लैंक नहीं फिलअप करना होता, यू जस्ट सिलेक्ट एन ऑप्शन। इसी तरह फिर ये मैचिंग के क्वेश्चंस हैं, ये सारे एबीसी की फॉर्म में आते हैं, आपने ए बी या सी सिलेक्ट करना होता है और ये हेडिंग्स भी ऐसे होते हैं। ये आपके ऑलमोस्ट टोटल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो कि आइल्स में आते हैं, ठीक है, इरिस्पेक्टिव एकेडमिक और जीटी। ये वाली बात क्लियर है? सर, जी जी जी। ये जो ट्रू ट्रू एंड फॉल्स एंड नॉट गिवन और नीचे है यस नो नॉट गिवन, इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें बेसिकली डिफरेंस राइटर के व्यू पे होता है। बेसिकली आपको फिर ये भी पूछना चाहिए, ये भी एमसीक्यूज लिखें, ये भी एमसीक्यूज लिखें, ठीक है। कुछ एमसीक्यूज होते हैं जो एक्चुअली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे होते हैं, वो अगर मैं पेपर में से खोल के दिखाऊंगा आपको समझ आएगा। और किसी में लिखा था कि राइटर का व्यू ये है। इसी तरह जब वो यस नो नॉट गिवन देता है, तो इसमें स्टेटमेंट में लिखा होता है कि राइटर के व्यू के मुताबिक, और इसमें एक्चुअली वो टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन को मैच कराते हैं। तो सिंपल अल्फाज में कहूँ तो आसान एमसीक्यूज भी आते हैं, मुश्किल वाले भी आते हैं। आसान सर एक बार ना, भी आते हैं और मुश्किल वाले भी आते हैं। ये इसका मैम हाँ जी, मैम अरूज ने हमारा वो ये लिया था रीडिंग का, और उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस डिफरेंस तो मैं आपको बात बता रहा था कि जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, एंड क्वेश्चन टाइप्स हमने देख लिए, ठीक है। आप जब भी कोई पर्टिकुलर पैसेज करते हैं, अभी हम फिलहाल सेक्शन 3 ले लेते हैं, सेक्शन कह लें, पैसेज कह लें, मैं 3 की बात कर रहा हूँ जो सबसे एंड वाला आपका होता है। हर पैसेज में कम अज कम वो 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको जरूर देते हैं। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कभी कभी 3 टाइप्स के भी आ जाते हैं और कभी कभी 4 टाइप्स के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले बताया आपको कि पेपर में चॉइस तो नहीं है, अगर आपने वो पैसेज करना है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की स्लाइटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं उसको वर्कआउट करने की। कुछ सेम है, कुछ डिफरेंट है। क्वेश्चन इज दिस कि मुझे किस सीक्वेंस में वो वाला पैसेज सॉल्व करना चाहिए, कौन से सवाल पहले करने चाहिए, कौन से बाद में करने चाहिए, एंड सो ऑन। तो आज हम उस स्ट्रेटजी पे भी बात करेंगे और उसके साथ क्वेश्चंस की टाइप्स को सॉल्व करने का मेथड देखेंगे। क्योंकि कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं कि अगर मैं एक सवाल को सॉल्व करूं तो जब मैं दूसरी टाइप पे स्विच करता हूं वो ऑटोमेटिकली हेल्प करता है मुझे सॉल्व करने में। तो आधा काम मैं एक ही टाइप से सॉर्ट आउट करके दूसरी टाइप पे आ जाता हूँ। वी गुड। सो दैट इज व्हाट वी गोइंग टू लर्न। सो आई सम अप, आज हम 2 चीजें सीखेंगे कि अगर एक ही पैसेज के अंदर 2 से 3 या 4 किस्म के सवाल आते हैं, पहले कौन से करने हैं, बाद में कौन से करने हैं, और जिस जिस टाइप का जिक्र करेंगे उसकी स्ट्रेटजीज पे बात करते जाएंगे, मीन्स उसको सॉल्व कैसे करना। यहाँ तक मेरे साथ है? ठीक हो।
अच्छा जी, ये जो बुक हमने दी है इसके अंदर टेस्ट नंबर 13 है। टॉपिक है जी, व्हाट टू डू इफ योर क्लोथ्स हैव बीन लॉस्ट और डैमेज्ड बाय अ ड्राई क्लीनर। आपकी बुक में ये पेज 165 बनेगा, जहां से ये टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया जी। हमने इसका सेक्शन 3 करना है, तो मैं इसको आगे लेके जाऊंगा। इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, तो आप आ जाएं पेज 170, 73, 74। ले जी, पेज नंबर 173, जो बुक्स हमने आपको दी हुई। ठीक है, इस पे ये लिखा होगा जी, सेक्शन 3, क्वेश्चंस 28 till 40। ठीक है, ये लास्ट पोर्शन होता है किसी भी टेस्ट का। इस पे आप देख लेते हैं कि क्वेश्चन टाइप्स कितनी है पहले हमारी। ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा, ये जो नजर आ रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स का मतलब ये है कि इन्होंने यहाँ पे 1 से लेके 5, 6, 7, 8 हेडिंग्स आपको दी हुई हैं। और ये हेडर्स हैं बेसिकली। ये बिल्कुल वैसी हेडर्स हैं जब आप अपने किसी भी एग्जाम में किसी पैराग्राफ को लिखने से पहले एक हेडर लगा देते हैं, और फिर उस हेडर के नीचे उस पैराग्राफ की रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को पुट अप करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि उन्होंने पैसेज में पैराग्राफ्स पहले बना दिए, पैराग्राफ बने हुए हैं। आपने यहाँ से रिवर्स करना है। मीन्स पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा यार इसको कौन सी हेडिंग सूट करती है। हेडिंग बनानी नहीं है, हेडिंग्स बनी हुई हैं। इन बनी हुई हेडिंग्स में से आपने सिलेक्शन करनी है। बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 8 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन 8 में से एक करेक्ट आंसर। मेक सेंस? हेडिंग्स वाले क्वेश्चन हमेशा पैसेज से पहले आते हैं। ये वाहिद क्वेश्चन है जो पैसेज से पहले आते हैं। बाकी आइल्स के पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पैसेज के बाद होते हैं हमेशा। गुड। एक आपके ये वाले टाइप के क्वेश्चन है इसके अंदर। उसके बाद अगर आप आगे जाएं पैसेज के बाद, तो यस, क्वेश्चन नंबर 34 से जो 37 है, इट्स अ समरी। ठीक है, और लिखा हुआ है कंप्लीट द समरी बिलो और वन वर्ड आंसर। और इसके साथ उसने कोई भी वर्ड बैंक नहीं दिया हुआ, मीन्स के क्वेश्चंस के नीचे कोई लिस्ट ऑफ वर्ड्स अवेलेबल नहीं है। और उसने क्लियरली इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि आपने टेक्स्ट में से वर्ड पिकअप करना, आंसर वन वर्ड के अंदर। गुड। एक ये टाइप के क्वेश्चन आ गए, क्या लेंगे, सिंपल फिलिंग द ब्लैंक्स हैं आपकी, मगर समरी की सूरत में। और अगर आप साथ ही नेक्स्ट पेज पे जाएं जो इसके फाइनल क्वेश्चंस हैं, ये आपके सिंपली एमसीक्यूज हैं। इनका फॉर्मेट ही नजर आ रहा है, क्वेश्चन ऑप्शन गिवन है और उसके नीचे उसके रेलेवेंट 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। गुड। इसका मतलब है कि इस पैसेज के अंदर या इस सेक्शन में हमारे पास 3 तरह के सवाल हैं। अब इन तीनों का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इंटायरली डिफरेंट है, और इनको करने की स्ट्रेटेजीज भी डिफरेंट है। अब आ जाती है यहाँ पे स्ट्रेटेजी कि अगर मेरे पास ऐसा पेपर आ जाए और मैंने इसको सॉल्व करना है, अब मुझे पहले कौन से सवाल करने चाहिए। गुड। वैसे तो ये एंटायरली स्टूडेंट की प्रेप पे डिपेंड करता है, मगर अगर मैं आपको एडवाइस देना चाहूँ, आई विल गो विद समरी। फिलिंग द ब्लैंक्स आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इजीएस्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन आइल्स। गुड, यहाँ तक मेरे साथ हैं। हम पहले समरी को करेंगे। ओके हो गया। अब हमने सीखा क्या कि अगर आपके पास हेडिंग्स भी आ गए हैं, मल्टीपल चॉइस भी आ गए हैं, और फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ गए इन द फॉर्म ऑफ अ समरी, तो इनमें से जो प्रोमिनेंट चॉइस है वो समरी की। इसके बाद अगर मैंने करना है ना, तो आई विल प्रेफर एमसीक्यूज, और मैं हेडिंग्स को सबसे एंड पे करूंगा। रीजन क्या है? क्योंकि सारे आंसर्स इसी टेक्स्ट में से निकलने। गुड। 38 करने के लिए भी मुझे कोई ना कोई पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, 39 के लिए भी, 48 के लिए भी। और इसी तरह अगर मैं समरी की बात करूं तो इसके लिए भी मुझे कोई 1 से 2 पैराग्राफ्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर मैं आपको हेडिंग्स वाले क्वेश्चन पे लेके जाऊं, तो उसने इसमें आपके ABCDEF और 6 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ऐसे ही है। आपके टोटल पैराग्राफ कितने, अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखें। इसका मतलब है कि अगर मैं हेडिंग्स वाले क्वेश्चंस पिकअप कर लेता हूँ, तो सिर्फ उन 6 सवालों को करने के लिए मुझे बाय डिफॉल्ट पूरा आर्टिकल ही पढ़ना पड़ेगा। मेक सेंस?
हेडिंग्स क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मुझे एग्जैक्टली कोई वर्ड नहीं चाहिए। मैं कुछ लाइंस पढ़ के सेंस भी बना सकता हूँ और मैं हेडिंग्स भी लगा सकता हूँ। ओके, मगर अगर मैं ये आपकी समरी की बात करूं, तो समरी के अंदर माय डियर फ्रेंड्स मुझे एग्जैक्ट वर्ड चाहिए। एग्जैक्ट वर्ड मींस जरा सा भी एक वर्ड आगे पीछे हो गया, इवन एक स्पेलिंग भी आगे पीछे हो गया, तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। इट मींस कि मुझे ज्यादा एक्यूरेसी इन वाले क्वेश्चंस पे चाहिए। तो जब भी आप पैसेज स्टार्ट करते हैं आपके पास उस वक्त ज्यादा टाइम होता है, तो जिस क्वेश्चन में कंसंट्रेशन हाई चाहिए होती है फिर उसको करना चाहिए। क्योंकि मेरी हेडिंग्स वाले सवाल जो है ना, वो एंड में कोई 2-4 मिनट रह जाएगा ना, मैं तभी 3 से 4 सवाल आराम से कर सकता हूँ। मेक सेंस? तो फिर उसके अंदर गलती के चांसेस कम होंगे, इसमें गलती के चांसेस बढ़ेंगे, मुझे जल्दी से 3-4 वर्ड्स शायद ना मिले जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे आए। सो दैट इज व्हाई आई मेड अ चॉइस टू डू दिस वन फर्स्ट। प्लस जब मैंने समरी करनी है, तो मैंने कोई ना कोई 1 या 2 पैराग्राफ तो पढ़ने हैं, और समरी करने के लिए मुझे वो पैराग्राफ एक्चुअली डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। और जब मैं वो पैराग्राफ पढ़ूंगा, तो मैं बाय डिफॉल्ट उसकी हेडिंग वैसे ही मार्क कर सकता हूँ। तो कहने कि इसको सॉल्व करने के लिए जो पोर्शन मैं रीड करूंगा ऑटोमेटिकली इज गोइंग टू हेल्प मी टू सॉल्व हेडिंग्स। दैट्स वाई इसको हम प्रेफर करेंगे ऑन टॉप ऑफ हेडिंग्स। मेक सेंस? इसी तरह अगर आप एमसीक्यूज को देखें, इसको हमने सेकंड चॉइस पे रखा है। अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन इसका एमसीक्यूज का देखिए, उसने लिखा है इन सेक्शन ए, मीन्स वो पैराग्राफ ए की बात कर रहा है। उसने हमें पहले ही बता दिया कि 38 का आंसर कहाँ पे है। और आयट्स में हर क्वेश्चन टाइप सीक्वेंस में होती है, सवाए मैचिंग क्वेश्चंस के। इन तीनों में से कोई भी मैचिंग क्वेश्चन नहीं है। हेडिंग्स इवन तो मैचिंग के अंदर फॉल करती है, मगर अगर हम पैराग्राफ वाइज जा रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली सीक्वेंस ही फॉलो कर रहे हो। इसलिए हेडिंग्स वाले क्वेश्चन में सीक्वेंस और नॉन सीक्वेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। गुड, क्योंकि हमने जो पैराग्राफ पढ़ने हैं हमने उसकी हेडिंग लगा दी। चाहे मैं पहला पैराग्राफ पढ़ लूँ चाहे मैं आखिरी पढ़ लूँ, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक मेरे साथ है? ठीक हो गया। So after doing the summary, if we're going to do the MCQs, so by default अगर मैं सेक्शन ए पढ़ूंगा, तो ये एक अंडरस्टूड बात है कि बाकी के क्वेश्चन सीक्वेंशियल ऑर्डर में होने चाहिए। अगर ये पैसेज ए में है तो फिर ये बी और सी। और अगर ये बी में नहीं भी फॉल करता, तो हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर 39 बी में नहीं तो सी में होगा, आगे ही होगा, पीछे नहीं जा सकते। जब इसका आंसर हमें मिल जाएगा, तो फिर ये क्वेश्चन जो है उसी को आगे फॉलो करेगा, क्योंकि ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में, रिवर्स में नहीं जाता, फॉरवर्ड ही जाता है हमेशा। गुड। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम जो जो पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे वो बाय डिफॉल्ट हमने डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि हमें एक ऑप्शन चाहिए, तो उसकी हेडिंग हम ऑटोमेटिकली मार्क कर सकते हैं। तो अगर हम ये 5 क्वेश्चंस उधर हैं, ये समरी में है, और ये 3 क्वेश्चंस ये अगर ये हम कर लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट कह लें कि आपके हेडिंग्स क्वेश्चन ऑटो सॉल्व हो चुके हों। और जब आप जाके सिर्फ हेडिंग्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपको बहुत कम टाइम में आंसर मिल जाएगा। और अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके हेडिंग्स पहले करें, तो हेडिंग्स वाले क्वेश्चन ही एम्पल ऑफ टाइम आपका कंज्यूम कर लेंगे। और जबकि इन क्वेश्चंस के अंदर आपको फोकस्ड और एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, इनकी एक्यूरेसी और फोकस जो है हेडिंग्स को सॉल्व कर देंगे। मगर हेडिंग्स को करते हुए अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो फिर पैराग्राफ दोबारा रीरीड करने पड़ेंगे सारे। सो दैट इज वाई इफ यू हैव 3 और 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, आपने देखना होता है कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने से किसी दूसरे क्वेश्चन की ऑटोमेटिकली हेल्प हो जाएगी। सो आज के पैसेज के अंदर समरी, एमसीक्यूज और हेडिंग्स, ये हमारा सीक्वेंस होगा। सर, चलिए हेडिंग में सेक्शन ए हर बार आएगा, आपको बता देंगे कि ये सेक्शन है, इसके नीचे आंसर लिखा है, इसमें सेक्शन ए लिखा हुआ है, आपको भी पता है कि 38 में जो लिखा हुआ है इसकी बात है। अच्छा इसकी बात कर रहे हैं? नहीं, हर दफा नहीं आता ये, समटाइम्स। सर जैसे इसमें जो पैराग्राफ में गैप होगा वो एक से ज्यादा भी हो सकता है। डिपेंड करता है, ठीक है। ये सीक्वेंस में होते हैं, कभी कभी कंसेक्यूटिव में आते हैं, कभी कभी जंप भी आ जाते हैं, मगर ये फिक्स नहीं है। ठीक है, आपका सवाल क्लियर हो गया? वाला आप क्या कह रहे थे? हम्म, हाँ, 38 को पढ़ने के लिए सिर्फ यही वाला पैराग्राफ रीड करना। नहीं, फिर ऐसे नहीं होता, फिर कीवर्ड्स पे गेम होती है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। अभी तो मैंने सिर्फ इतनी बात की है कि
कौन से पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। अभी जब हम इनको सॉल्व करेंगे फिर हम देखेंगे इसको स्टार्ट कैसे करना है। अगर रेफरेंस नहीं गिवन है देन व्हाट। अभी ये पता लग गया कि हमने कौन से सवाल पहले करने हैं और कौन से बाद में करने हैं। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं सिर्फ अपनी समरी के ऊपर, और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। आपको काफी सारी चीजें यहीं से पता लग जाएंगी। ऑलराइट जी, पहले अब टेक्निक सुन लें, करना आपने है, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर। उसने कहा जी वन वर्ड आंसर। वन वर्ड का मतलब है कि एक स्ट्रिंग जो है जब आप उसको ब्रेक कर देते हो तो फिर दूसरा वर्ड स्टार्ट हो जाता है। तो आंसर आपने अपनी मर्जी से कभी नहीं लिखना होता, आंसर सारा टेक्स्ट के अंदर ही होता है, उसने मेंशन भी किया। और आइल्स का फॉर्मूला है कि कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पर जो वर्ड टेक्स्ट के अंदर है वही यहाँ पे पुट अप होगा, उसकी एक फॉर्म भी चेंज नहीं हो सकती। मींस आप ईडी एस का वर्ड भी इजाफी नहीं लगा सकते। जिसकी टास्क फोकस में आए थे 3 वर्ड्स वाला ना, हम्म। वो मतलब 3 वर्ड्स हमने सीक्वेंस वाइज से लिखना है या 2 कहीं और से भी ले सकते हैं और एक कहीं और से, ऐसे नहीं। वो 3 वर्ड्स इकट्ठे कहीं पे लिखे होते हैं। इकट्ठे। हाँ, वो एक्चुअली वो एक स्टेटमेंट या एक फ्रेज होता है, वो एक ही जगह से पिकअप होता है। ऑलराइट जी, अब इसकी टेक्निक बताने लगा और उसके बाद इसको करेंगे। सर नहीं आई है क्वेश्चन। यस यस प्लीज सर। सर अगर वो आ जाता है ना कई दफा के नो मोर देन 3 वर्ड्स, तो कई दफा 3 वर्ड्स भी आंसर आ जाता है, तो वो तो बॉक्स में हम फिर वो कैसे लिखें 3 वर्ड्स, वो कई दफा पूरे नहीं आते। तो सर थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर लें, पूरा आपने करना है, यू हैव टू राइट इट इन द बॉक्स। ठीक है, वो मैं अगर बाहर बाहर निकल जाए तो फिर गलत होगा क्या? कितना बाहर जाएगा ये डिपेंड करता है। मैंने इसलिए कहा था मैं कल ट्रांसफर शीट पे आपको बताऊंगा कि कैसे फिलअप करना है। ठीक है। अगर थोड़ा सा बाहर हो तो ओके, मगर अगर बहुत ज्यादा आप उसको अवॉइड कर देते हैं तो फिर डेफिनेटली इस पे आपको पेनल्टी होती है। ठीक है। ऑलराइट जी, कमिंग बैक टू द समरी। अभी मैंने आपको बताया है कि आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इसमें समरी भी मैंने मेंशन किया हुआ है। समरी में और बाकी के जो नोट्स कंप्लीशन है या ये जो पहले दो लिखे हुए हैं, इनमें फर्क क्या है? अगर कोई मुझे बता सकता है तो। इसमें भी वर्ड फिल करना है आपने और इनमें भी वर्ड्स ही फिल करने होते हैं, मगर इनमें डिफरेंस क्या है? करनी तो फिलिंग द ब्लैंक्स ही है, तो फिर एक को समरी क्या देता है, कभी इसको नोट्स क्या देता है। अच्छा, हम वर्ड बैंक वाले को उड़ा देते हैं। सीक्वेंस और नॉन सीक्वेंस। सर सीक्वेंस से होती है कि एक ही पैराग्राफ में ना, मतलब जो समरी होती है। ठीक है, चलिए ये आप जो आपने जो अपना सेकंड स्टेटमेंट दिया ना, इसको हम ले लेते हैं। आंसर सारे सीक्वेंस में, जैसे मैंने आपको बताया अभी, सारा सीक्वेंस के अंदर। आंसर्स कभी भी आउट ऑफ सीक्वेंस नहीं करते। हाँ, समरी में ये होता है कि मोस्ट प्रोबेबली आंसर एक ही पैराग्राफ में होते हैं सारे, होते सीक्वेंस के अंदर ही है, मगर आपको एक ही पैराग्राफ से मिल जाते हैं। जब आप नोट्स या सेंटेंस कंप्लीशन में जाते हैं तो आंसर होते सीक्वेंस में है, मगर वो मल्टीपल पैराग्राफ्स में होते हैं। जैसे 6 पैराग्राफ है और 6 ही आपको नोट्स कंप्लीशन आ गए हैं, हो सकता है एक आंसर ए में हो, एक बी में हो, एक सी में हो, और करते करते ये एफ तक आपको ले जाए। मेक सेंस? उसमें फिर पैराग्राफ्स के जंप भी आ जाए। ओके हो गया? ये जो हमने लास्ट वीक लेक्चर किया था ना नोट्स कंप्लीशन का, ये मैंने उसमें भी आपको इसका रेफरेंस दिया था कि जब नोट्स कंप्लीशन आते हैं तो जंप आ सकते हैं। समरी के अंदर हमेशा कंसेक्यूटिव पैराग्राफ्स या एक ही पैराग्राफ में होते हैं। गुड। अभी मैम ने एक और बात की कि हेडिंग लगी होती है। ठीक है, एक सेकंड इस हेडिंग वाली बात को भी क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू योर क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर समरी को उसने हेडिंग दी हुई है, प्रोजेक्ट टू री इंट्रोड्यूस वाइट स्टॉक्स एट नेप स्टेट। गुड। अगर आपको, आपने स्क्रीन पे रहना है, मेरे साथ देखिए जरा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं आपको ये पैसेज पे ले जाता हूँ, ये आपका सेकंड पेज है, यहाँ पे आपको कोई हेडर नजर आ रहा है, कोई बोल्ड प्रिंट नजर आ रहा है? ऐसे ग्लांस में देखे तो ये इसका पहला पेज है। यहाँ पे आपको कहीं पे हेडिंग नजर आ रही है जिसमें नेप स्टेट का जिक्र हो? तो आपको समरी में हेडिंग होती है, मगर जरूरी नहीं कि पैसेज में भी हेडिंग हो, वो ढूंढनी पड़ेगी आपको। मेक सेंस? सर समरी में हमेशा होती है। मोस्ट प्रोबेबली देते हैं हम। ठीक है, अब आगे टेक्निक सुन लें। ठीक है, ये अब चीजें आपने नोट कर ली सारी कि कैसे कैसे है। अब इस हेडिंग को लेके हम चलेंगे। ठीक है, मैम ने पॉइंट आउट सही किया, अब इस चीज को हम आगे लेके चलते कि हेडिंग से हमें हेल्प क्या होगी। ठीक है, हेडिंग का हरगिज मतलब नहीं है कि हेडिंग वहां पे लिखी हुई है, मगर हेडिंग इज गोइंग टू गिव अस अ वेरी गुड क्लू। ठीक है, आपने इसके बनाने होते हैं कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब है कि आपने हर स्टेटमेंट के अंदर हाईलाइट करना है कि प्राइम इंफॉर्मेशन कौन सी है और कौन सी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है। क्योंकि प्राइम इंफॉर्मेशन है आपको आंसर का वर्ड देना है,
और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है आपको उस लाइन पे लेके जाना, क्योंकि हमारे पास 2 पेज का आर्टिकल है, वी हैव नो आइडिया कि ये कहाँ पे लिखा है क्योंकि हेडर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब एक लाइन का कीवर्ड मैं बनाऊंगा, बाकी कीवर्ड्स आपने बनाने हैं, और वहीं से हम इसको सर्च कर लेंगे कि ये कहाँ पे है समरी। ओके जी, इसका हेडर गिवन है तो हम हेडर को भी लेंगे साथ। प्रोजेक्ट है किस चीज का है, टू इंट्रोड्यूस वाइट स्टॉक्स, कहाँ पे, एट नेक्स्ट स्टेज, इसमें के साइलेंट है। ठीक हो गया, और हम इसकी पहली लाइन पिक कर लेते हैं। पहली लाइन जो हमारी लास्ट स्प्रिंग से स्टार्ट हो रही है और ओक ट्री पे खत्म हो रही है। ठीक है, इसका मैं कीवर्ड बना देता हूँ आपको। लास्ट स्प्रिंग इसका पहला कीवर्ड है। टू वाइट स्टॉक्स वर ऑब्जर्व्ड नेस्टिंग, ये इसका सेकंड कीवर्ड है। कहाँ पे, एट नेप स्टेट। पुटिंग ये मेरा ब्लैंक से पहले का कीवर्ड है, और टुगेदर मेरा ब्लैंक के बाद का कीवर्ड है। ये प्राइम कीवर्ड्स हैं, बाकी स्टेटमेंट के अंदर सारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। क्या कर रहे थे, हायर अप इन अ लार्ज ओक ट्री। नाउ कीवर्ड मार्किंग जो है वो पूरे सेंटेंस की बनानी है, क्योंकि बाकी के जितने वर्ड्स हैं उसने आपको लोकेशन पे लेके जाना है। जब आप लोकेशन में चले जाएंगे तो फिर आंसर में क्या आना है, वो पुटिंग और टुगेदर वाला वर्ड ज्यादा आपको हाईलाइट करेगा। गुड, सबसे पहले जो है ना, आप जाके बस ये लोकेट करें कि ये नेप स्टेट का जिक्र कहाँ पे है। सेक्शन ए से इसको स्कैन मारना शुरू करें, मीन्स पढ़ना नहीं है, सिर्फ देखिए कि ये नेप स्टेट का वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, या ओक ट्री कहाँ लिखा हुआ है, या स्प्रिंग का वर्ड कहाँ लिखा हुआ है। इनमें से कोई एक पिक कर लें। हाँ जी, जब मिल जाए तो मुझे बता देना। कुछ लोगों ने ऑलरेडी बी कह दिया, अच्छा ठीक है। बाकी लोग जो हैं, आर यू एग्री विद द पर्संस हु आर सेइंग बी, और डू वी हैव सम अदर रेफरेंसेस? यस सर, बी में है। बी में है, ठीक है। आंसर नहीं निकालना भी, जिनको नहीं पता लग रहा उनको मैं हेल्प कर देता हूँ। ठीक है, बोर्ड पे देखना सिर्फ। स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, स्कैनिंग का मतलब होता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, उनको आपने लोकेट करना होता है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके पैसेज में स्कैटर्ड होते हैं। जब आपको एक बार उसका स्टार्टिंग मिल जाता है ना, तो बाकी ऑटोमेटिकली इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सिक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर। गुड, अब आपने क्या करना है, अगर आप बोर्ड पे मुझे थोड़ी देर के लिए फॉलो कर लें, आपने अपनी पेंसिल जो है ना इसके ऊपर होवर करनी होती है, मीन्स उंगली या अपनी पेंसिल को होवर कर लें। अंडरलाइन नहीं करना, सिर्फ उसके ऊपर फेरते जाए। ठीक है, और आप सिर्फ ये देखिए कि नेप स्टेट का वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि वो जगह का नाम है तो प्रॉपर नाउन है, के कैपिटल होना चाहिए इसका। ओक ट्री भी लिखा था, स्प्रिंग भी लिखा था, ये 2-3 वर्ड्स हमने जेहन में रख लिए हैं, बस हम उसको लोकेट कर रहे हैं। अब आप क्या करते हैं, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे, आप यहाँ से ऐसे जाएंगे और इधर से ऐसे वापस आ जाएंगे। ये मैं अंडरलाइन सिर्फ कर रहा हूँ आपको बताने के लिए कि आप कैसे जा रहे हैं। तो आप जिग जैग जाएंगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। आप बस इसको देखेंगे, नेप कहाँ लिखा हुआ है, नेप कहाँ लिखा हुआ है। पहले पैराग्राफ में आप अगर नीचे तक भी चले जाए तो इसमें नहीं लिखा हुआ, इसमें कुछ वर्ड्स है जो हाईलाइटेड है। फॉर एग्जाम्पल ये हाईलाइटेड है, ये हाईलाइटेड है, ब्रिटेन हाईलाइटेड है, उसके बाद यहाँ पर किंग हाईलाइटेड है, चार्ल्स हाईलाइटेड है। तो मेरा नेप तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, करते करते आपने अगले पैराग्राफ पे जाना है, अगर अगले में मिल गया ठीक है, नहीं तो उससे अगले पे, उससे अगले पे। अब आप में से काफी सब लोगों ने कहा है जी बी में है। बी में कहाँ पे है, मुझे जरा हाईलाइट कर। वेरी गुड, परफेक्ट हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है नेफ स्टेट इन वेस्ट ससेक्स, हमारे हेडर के अंदर ये लिखा हुआ था। और अगर आप इसके पहले वर्ड में हैं, अप्रैल का वर्ड लिखा है, और हमने वहां पे हाईलाइट किया था लास्ट स्प्रिंग। ठीक है, तो ब्रिटेन की बात हो रही है, ब्रिटेन में भी स्प्रिंग सीजन अप्रैल में, अप्रैल के अंदर ही आता है, अप्रैल मार्च अप्रैल, जैसे हमारे यहाँ पे मार्च अप्रैल में आता है। कीवर्ड मैच हो गया, इसका मतलब है कि समरी जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो रही होगी, और ये देखिए ओक में मिल गया। गुड, इसको हम कहते हैं टास्क एलोकेशन। अभी हमने आंसर भी नहीं निकाला, मगर मुझे पता समरी स्टार्ट कहाँ से हो रही है। अब एक स्टेप पीछे जाते हैं, समरी की टेक्निक क्या थी। समरी यहाँ तो एक ही पैराग्राफ में या कंसेक्यूटिव पैराग्राफ्स में। अब यहाँ तो समरी के सारे आंसर इसी पैराग्राफ में होने चाहिए, या इन 2 पैराग्राफ में होने चाहिए, क्योंकि इसमें 3-4 सवाल है तो 1 से 2 पैराग्राफ में वो कवर करेगा। मेकिंग सेंस? यहाँ तक अगर किसी को नहीं समझ आए तो वो बताएं। ठीक है, सिर्फ इसके अगर व्यू दे रहा हूँ, बाकी काम आपने करना। मुझे पता है बहुत जल्दी हो रही है अब आंसर निकालने की। हमने सेलेक्ट किया कौन से सवाल पहले करने, हमने समरी निकाल ली। अब समरी की कुछ चीजें हमें पता है,
समरी के आंसर सीक्वेंस में होते हैं, समरी के आंसर एक ही पैराग्राफ में कंसेक्यूटिव 2 पैराग्राफ्स में होने चाहिए। उसका अगर हेडर दिया है, हेडर और उसकी जो पहली लाइन है उसको आपने कीवर्ड मार्क करना है, जाके आपने देखना है कहाँ लिखे, उसमें कोई ना कोई प्रोमिनेंट वर्ड होता है जो कि आपको मैच हो जाएगा। जब वो मैच होता है इसका मतलब कि समरी स्टार्ट यहाँ से हो रही है। अब हम ये 2 पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन डिटेल में पढ़ते जाएंगे और अपनी सारी समरी के पहले कीवर्ड्स मार्क कर लेंगे, इधर से पढ़ते जाएंगे और जिस लाइन में जो एक वर्ड मिसिंग है उसको पुट अप करके उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक मेरे साथ है? ठीक है, अब आपके पास टाइम है 5 to 7 मिनट्स है, ये 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करें और फिर हम उसके बाद बात करेंगे। Alright, Ji, I believe you must have done by now. I will highlight the answers in the paragraph and then you can match it up there. Number 1 answer is sticks. Okay. Number 2 का आंसर है infertile. तो बाकी भी कुछ ठीक हो, ये हाईलाइट नहीं सही कर रहा, ये हाईलाइट नहीं काम कर रहा, मैं बस अंडरलाइन कर देता हूँ। इनफर्टाइल है, देन वी हैव पोलेंट और आपका लास्ट आंसर है लॉयल्टी। ये 4 वर्ड्स आंसर है। ठीक है, अब बात आपने समझनी है, ठीक है। अगर आप बोर्ड पे मुझे 2 मिनट दे दें बस। आपकी जो समरी होती है ना, वो जरूरी नहीं कि उसने ये वाली स्टेटमेंट्स उठा के इसको शॉर्ट करके वहां पे लिख दी। समरी या आपके कोई भी क्वेश्चन है वो हमेशा पैराफ्रेज्ड होते हैं, वो सेंस सेम रखते हैं मगर वर्ड्स इंटायरली चेंज कर देते हैं। और इतने बड़े पैराग्राफ को अगर उसने फ्यू लाइंस में कवर अप किया है तो डेफिनेटली वो चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपैंड नहीं करते। समरी का मतलब भी होता है कि आप बड़ी चीज़ को छोटा करके लिखें, मेक सेंस। मगर वो स्टेटमेंट्स को इस सेंस में बनाते हैं कि उसमें जैसे मर्जी वो पैराफ्रेज करते हैं, ये वर्ड्स एज इट इज वहां पे पुट होंगे तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी। अगर आप अपनी पहले ब्लैंक को देखें ना, मैं आपको लाइंस के रेफरेंस दे देता हूँ। ये जो आपकी पहली 3 लाइंस है ना, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन को कवर करती है, क्वेश्चन नंबर 34 को। और आपकी ये 3 and 4 लाइन ये आपके क्वेश्चन नंबर 35 को कवर करती है। उसके बाद आपकी समरी में एक पूरी स्टेटमेंट लिखी है, हाउ एवर दिस वॉज नॉट सरप्राइजिंग फॉर सच यंग स्टोक्स एंड सो ऑन। ठीक है ना, वो जो सारी कहानी है ना वो 5 से 7 लाइन तक उसने कवर की है, उसने बीच में गैप नहीं दिया। ठीक है, आपके समरी में 2 पैराग्राफ हैं, पहले पैराग्राफ का जो लास्ट स्टेटमेंट है ना उसमें कोई ब्लैंक नहीं है, वो एक्चुअली इस पोर्शन में उसने कवर किया। और जैसे ही वो क्वेश्चन नंबर 36 पे गया उसने 9 to 11 को कवर किया, वो तकरीबन यहाँ से यहाँ तक गया और आखिरी क्वेश्चन उसने यहाँ से यहाँ तक कवर किया। अगर आप लाइंस को फॉलो करें तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, और सॉरी वो 3 नहीं है और 3 और 4 ही है, ये बीच में कोई उसने लाइन नहीं छोड़ी हुई। तो समरी उसने पूरे पैराग्राफ की दी आपको। समरी आमतौर पे सीक्वेंशियल ऑर्डर में थी, उसने समरी का सीक्वेंस भी यही रखा, इसलिए आंसर सीक्वेंस में फॉलो करते जा रहे हैं। अब इसको जो निकालने का तरीका है ना कि ये वाला वर्ड आंसर नहीं है, कोई और वर्ड निकल आया है, अब 2 गलतियां हो सकती हैं। अगर तो आप पहले क्वेश्चन में इसी लाइन के ऊपर थे, आप यहाँ पे थे मगर आपने वर्ड गलत पिक कर लिया, एग्जैक्ट वर्ड स्टिक्स था, मे बी आपने नेस्ट लिख दिया। ठीक है, तो फिर आपका जो मेन मिस्टेक है ना वो आपकी प्राइमरी कीवर्ड की है, कि आपने बाकी के कीवर्ड्स ठीक मार्क किए थे, आपको लाइंस का आइडिया हो गया कि आंसर कहाँ पे होना चाहिए, मगर एग्जैक्ट वर्ड आप नहीं निकाल सके। और अगर आपको लाइंस ही नहीं मिल रही, आंसर तो पहली 3 लाइंस में और आपने को बाद में यहाँ से आंसर पिक कर लिए, तो आपकी तो लोकेशन ही गलत है। इसका मतलब है कि प्राइमरी के साथ साथ आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स की भी जो है ना मिस्टेक है। यहाँ तो आपने कीवर्ड सही मार्क ही नहीं किए हुए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को लगता है जो ब्लैंक से पहले और ब्लैंक के बाद वर्ड है बस वही इंपॉर्टेंट है, या बीच में से कुछ वर्ड्स पिक कर लेते हैं, वो वर्ड्स जो है आपको फिर कई बार गलत ट्रैक पे भी ले जाते हैं, तो फिर आपकी ये मिस्टेक होगी। तो सेकेंडरी कीवर्ड्स जो हैं स्टेटमेंट के बाकी जो वर्ड्स है जैसे लास्ट, स्प्रिंग, ओक ट्री, ये सारी चीजें ये आपको उस लोकेशन पे लेके आ रही थी, यार यहाँ पे कहीं पे आंसर है, और आंसर जो है ना एग्जैक्टली वो पे प्राइमरी कीवर्ड देते हैं।
ये मिस्टेक्स आपको पता होनी चाहिए कि मेरी किस तरह की गलती है। आज आके जो मेजर मिस्टेक इसमें होती है वो या तो कीवर्ड्स की होती है, और दूसरी जो इसमें प्रॉब्लम होती है वो वोकैब मैचिंग की होती है। अगर आपने कीवर्ड्स ठीक मार्क कर लिए हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर जैसे आपने बताया था मैंने इसकी भी वैसी बनाई है, मैंने इसकी भी वैसी बनाई है, आंसर तो मुझे फिर भी नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो वोकैबलरी यहाँ पे यूज की है उसको उसने रीफ्रेस करके चेंज करके टेक्स्ट में लिखा हुआ है, या ये रीफ्रेस करके लिखा हुआ है। तो फिर आपको काम करना पड़ेगा वोकैब मैच पे। वोकैब मैच का मतलब है आपको पता लगे कि यार ये पहली 3 लाइन में कवर था, तो कौन सा वर्ड कितने वर्ड्स को वहां पर कवर कर रहा है, दैट इज व्हाट यू नीड टू लर्न। जैसे लास्ट स्प्रिंग सिर्फ अप्रैल को ही कवर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हाई लिखा हुआ है, हाई आप वहां पे उसने टॉप ब्रांचेस लिखा हुआ है। ओक ट्री एज इट इज आ गया, नेप स्टेट एज इट इज आ गया। अब नेप स्टेट विद इन ससेक्स ऐसे करके उसने लिखा हुआ है, जिसका है कि ये जो है वो ससेक्स को भी कवर कर रहा है साथ। ये चीजें फिर आपको जो है ना वो सिखाती हैं कि कौन सा वर्ड यहाँ पर कितने वर्ड्स को वहां पर कवर कर रहा है। देन ऑटोमेटिकली आप फाइनली उस एक वर्ड पे पहुंच जाते हैं जो कि मिसिंग था। ये अगेन इसको रिवर्स करने का तरीका है। क्या जब रिवर्स चाहते हैं तो फिर आप एग्जैक्टली वन वर्ड को पिकअप करते हैं। तो कोई भी आंसर गलत होने के पीछे उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। यहाँ तो आपका कीवर्ड मिस्टेक होगा, कीवर्ड के अंदर भी प्राइमरी सेकेंडरी आ जाता है, उसमें मिस्टेक हो सकता है। अगर वो सब सही है फिर डेफिनेटली आपको वोकैबलरी पे काम करने की जरूरत है। फिर आपकी वोकैब जो है ना वो वीक है, और वोकैब पे कैसे काम करना है यहीं से रिवर्स जाना है। जैसे आपको बताया कि इस लाइन में आंसर है, नाउ यू गो एंड पिक अप द आंसर। अब जैसे ये मैंने बताया था कि हाउ एवर से लेके ये इन द फ्यूचर तक, ये उसने लाइन नंबर 5 से 7 को कवर किया है कि 9 को, इसमें तो ब्लैंक ही नहीं है। तो आपको ये भी पता नहीं चाहिए लिखा कहाँ पे हुआ है, क्योंकि समरी कंटिन्यूएशन में, तभी तो आप इस आंसर तक पहुंचेंगे। सो दैट इज वाई यू नीड टू पिक इट अप। ये वाली बात बताएं, समझ आइए। आंसर सही गलत ये बार बार होते रहेंगे। मसला ये है कि सही या गलत आंसर को रेक्टिफाई करके मजीद उसको कंफर्म कैसे करना, दैट इज व्हाट यू नीड टू लर्न। हाँ जी, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताएं। एनी क्वेश्चंस? और जी अभी हमने बस इसमें सीखा, इसकी एक टिप देने लगो, सुपर टिप है वो। आ, ये कंफर्म है कि समरी में आंसर्स कंसेक्यूटिव होते हैं, कंसेक्यूटिव पैराग्राफ्स में है। वो पैराग्राफ्स 2 या 3 भी हो सकते हैं, मगर होंगे इकट्ठे, इसमें जंप बहुत रेयर होता है, आमतौर पे तो होता ही नहीं। गुड। बट समटाइम्स समटाइम्स हमने सीख अब ये लिया है कि अगर मुझे एक आंसर मिल गया ना 3rd लाइन से, तो बाकी के आंसर 4 5 6 7 8 9 और कंटिन्यूस ही रहेंगे। अगर उस पैराग्राफ पे नहीं तो मैंने अगले पैराग्राफ पे चले जाना। गुड, ठीक हो गया। आप मुझे बताएं, आप ऑब्वियसली शीशा तो देखते हैं, मिरर जिसमें आप अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं। जब आप मिरर में रिफ्लेक्शन देखते हैं ना तो वो ऑपोजिट साइड हो जाती है, ठीक है। आपकी कभी कभी समरी मिरर व्यू के ऊपर आ जाती है, ठीक है। ये मैंने इसका नाम रखा है सेंस क्या बनती है। वो क्या करेगा, वो एक पैराग्राफ पिक करेगा, फॉर एग्जांपल बी ले लेते हैं, और ये जो पहली लाइन है ना ये इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन होगी, और ये वाली जो लाइन है ना ये इसी पैराग्राफ की पहली लाइन होगी। वो रिवर्स करके पैराग्राफ लिख देते हैं, जिसको मिरर इमेज बोलते हैं। अब होगा क्या, आपको अगर ये आंसर पैराग्राफ बी के एंड से मिल गया है तो आप बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ सी और डी में चले जाएंगे आगे, जबकि आंसर उसी पैराग्राफ में पीछे की तरफ होंगे। गुड। तो इसलिए अगर आपने कीवर्ड मार्किंग भी बड़ा अच्छा से काम किया और कीवर्ड्स अच्छे से मार्क किए, जैसे ही आप आगे पैराग्राफ पे जा रहे हैं ना सी पे या डी पे, आपको नजर आ जाएगा यार यहाँ पे आंसर नहीं है क्योंकि कीवर्ड नहीं मैच होगा। और याद ये रखने के कंसेक्यूटिव पैराग्राफ, इस पे जंप तो आना नहीं। अगर अगले पैराग्राफ में वो जा रहा है और आंसर नहीं मिल रहा, देन इट मीन्स यू हैव टू गो बैक। एक बार उसको पीछे जाके जरूर चेक कर लें यार कि ये मिरर इमेज में तो नहीं आज उन्होंने दे दिया, क्योंकि उसका ऐसा कोई निशानी नहीं होती है। वो कीवर्ड ही आपको बताएगा कि ये समरी आगे नहीं है पीछे की तरफ जा रही है। क्योंकि देखे ना, जब हम किसी चीज को समराइज करते हैं तो उसकी ये शर्त तो नहीं है कि इसको इसी सीक्वेंस में लिखना है। समरी का मतलब है कि हम उसको बस कंसाइज करके लिख देते हैं, सेंस सेम रखनी है, इंफॉर्मेशन आपने देनी है, बस कम कर देनी है। तो ये कभी कभी करते हैं, बट इट्स वेरी रेयर कि वो पेपर में आ जाए। गुड। सो हमेशा आगे ही जाना है। बट इफ यू आर फाइंडिंग इट हार्ड कर कोई भी कीवर्ड मैच नहीं हो रहा, आपने तसल्ली कर ली है
देन गो बैकवर्ड। वी गुड, याद रहेगा जिसकी सुपरटिपिटी। ठीक हो गया जी। वैसे ये वाला जो काम है ना, ये आमतौर पे वर्ल्ड बैंक के साथ वो करते हैं, क्योंकि जब पेपर में हेल्प गिवन होती है ना, तो ट्विस्ट भी वहीं पे होता है। इसमें हेल्प नहीं गिवन है, तो फिर इसको सीधा सीधा रखना। ओके हो गया। चलिए जी, अब हम पेपर सॉल्व कर रहे थे, हमने एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। या तो हमने जो अपने सेकंड क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, यहाँ तो हम सीधा उस पे चले जाएं और एमसीक्यूज को सॉल्व कर लें, या मैंने पैराग्राफ बी पूरा पढ़ लिया, मैं सिर्फ पैराग्राफ बी की हेडिंग लगा देता हूं, और किसी की नहीं, सिर्फ पैराग्राफ बी की। ठीक है, मैं करता हूँ। बात समझ आ रही है? क्योंकि देखे ना, अगर इसने पूरे पैराग्राफ बी के अंदर ये आंसर दे दिए, हमने पैराग्राफ बी ऑलमोस्ट पूरा पढ़ लिया, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपके एमसीक्यूज है ना, वो बी में शायद ही कोई फॉल करे। मेक सेंस? अब ये पेपर के अंदर ट्रिक्स होती हैं, समझ नहीं होती, ठीक है। तो अब मैं पैराग्राफ बी हो सकता है बाकी के रिमेनिंग टेस्ट में ना पढ़ूं, सिर्फ हेडिंग्स के लिए पढ़ना पड़े। तो अभी मैंने ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, तो इट मेक सेंस कि मैं अभी हेडिंग मार्क कर लेता हूँ, सिर्फ पैराग्राफ बी की हेडिंग मार्क कर दें, बाकी छोड़ दें सारी। ठीक है, 2 to 3 मिनट्स है जस्ट हेडिंग फॉर द पैराग्राफ बी। Now, once you have started to do the headings, अब अगर हमने अब सिर्फ सेक्शन बी की हेडिंग मार्क करनी, जैसे भी हमने डिसाइड किया, तो हर सेक्शन को ना कोई 2 से 3 हेडिंग्स जो है ना वो लग रही होती हैं। आपको लगता है कि यार ये भी है, ये भी है, और कुछ क्लियरली जो है ना आउट हो जाती है, वो कंफर्म होता है कि यार ये वाली नहीं। उसका तरीकाकार ये है कि पहले 8 में से ना उन 2 या 3 को फिल्टर कर लें जो कि आपको लगता है लग रही, जो बिल्कुल नहीं लग रही उनको तो साइड पे कर लें, और फिर उन 2 या 3 में से हम एक फाइनल कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शंस जितनी कम हो जाए चॉइस करना आसान हो जाता है। ठीक है, हम ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं। एन एंटरप्राइज अराइजिंग फ्रॉम सक्सेस इन अदर कंट्रीज। एन एंटरप्राइज हो गया लाइक कोई कंपनी, अराइजिंग फ्रॉम सक्सेस इन अदर कंट्रीज, वही जो कंपनी है वो किसी और कंट्री में सक्सेस हुई है और अब इसको कहीं और अप्लाई किया जा रहा है। इसमें जिक्र है पोलैंड का और एंटरप्राइज का, इसको हम होल्ड कर लेते हैं, एरो लगा लेते हैं कि हमें लगता है कि लग सकती है। आगे चलते हैं। द होप दैट स्टोक्स विल इंस्पायर अ रेंज ऑफ इमोशंस एंड एक्शंस। इसने कुछ इसकी बात की है, मगर इंस्पायर का जिक्र नहीं आया था कि इनकी वजह से ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ फैक्चुअल डिटेल्स से ज्यादा, ये मोस्ट प्रोबेबली नहीं फिट होनी। सपोर्ट फ्रॉम सम ऑर्गेनाइजेशंस बट नॉट फ्रॉम अदर्स। इसमें एक ही ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र है, ज्यादा का नहीं है। ये हेडिंग उसको लगेगी जिसमें एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र होगा और उसमें रेफरेंस होगा कि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पीपल नहीं ऑर्गेनाइजेशंस, और ये कंपनी सपोर्ट नहीं करती। तो इसमें तो एक ही कंपनी का जिक्र किया उन्होंने, जहाँ पे नेफ्ट स्टेट का प्रोग्राम वो रन कर रहे हैं, और ये पोलैंड से इंस्पायर उन्होंने कहा कि हुआ होगा। फाइंडिंग न्यू टाइप्स ऑफ हैबिटेट, ये इंटरेस्टिंग हेडिंग है, क्योंकि पोलैंड में पहले उन परिंदों को रखा था, अब उनको एक नई जगह पे लेके आ रहे हैं। कुड भी, इसको होल्ड कर लेते हैं। ऑपोजिशन फ्रॉम जनरल पब्लिक, इसमें कोई ऑपोजिशन की बात नहीं है। अ साइन ऑफ होप इन डिफिकल्ट टाइम्स, अगेन इसमें कोई होप के साइन की बात नहीं की, उनका एक एसोसिएशन है। आपने शायद कई कार्टून मूवीज में देखा हो, ये एक परिंदा बगला जिसको हम बोलते हैं उर्दू में, तो ये अपनी चोंच में वो जो न्यू बॉर्न बेबी उसको लेके आ रहा होता है, तो ये एक मिथ है बेसिकली। तो ऐसा इसमें उसका रेफरेंस दिया है, मगर उसको साइन ऑफ होप के साथ उन्होंने नहीं जोड़ा हुआ कहीं पे। तो ये भी इसलिए आउट हो रहा है क्योंकि जो नंबर 2 है ना, ये दोनों मिलती जुलती हैं ऑप्शंस, ये भी आउट। creatures which represented both joy and opposition, could be, ठीक है, क्योंकि इसके साथ उसने दो चीजों को जोड़ा हुआ है। और लिखा है स्टोक्स कॉजिंग डिलाइट एंड रिवाइवल ऑफ पब्लिक इवेंट्स। डिलाइट तक बात ठीक है क्योंकि एसोसिएट करते हैं न्यूबॉर्न बेबीज के साथ, मगर रिवाइवल ऑफ पब्लिक इवेंट्स इसका रेफरेंस नहीं है इस पैराग्राफ में कि इनकी वजह से कुछ पब्लिक इवेंट्स भी हो रहे हैं, ये भी आउट। अब 3-4 हैं जो कि बिल्कुल नहीं लगती, हमने आउट कर दी, हमने 3 निकालनी है। अब ये सबसे पहला काम आपने करना है, पढ़नी सारी हैं, जो बिल्कुल नहीं है उनको तो बिल्कुल एकदम साइड पे कर दो और 2-3 निकाल दो। अब एक है एन एंटरप्राइज अराइजिंग फ्रॉम सक्सेस इन अदर कंट्रीज, एक है फाइंडिंग न्यू टाइप्स ऑफ हैबिटेट, और एक है क्रिएचर्स व्हिच रिप्रेजेंट बोथ जॉय एंड ऑपोजिशन।
अब मेरा आपसे एक सवाल है जनरल आइट से हटके, उसका जवाब आपने देना है। अगर वो जवाब आपने ठीक दिया तो इसका मतलब है कि हेडिंग लगानी हमें आती है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं अपने पाक स्टडीज के पेपर की, इस्लामियत के पेपर की। और ये कुछ ऐसे पेपर्स हैं हमारे सिस्टम में कि जिसके अंदर हेडिंग्स का बड़ा रोल प्ले होता है। आप हेडिंग्स लगाते हैं, उसके बाद नीचे पैराग्राफ लिखते हैं एंड सो ऑन, तो बड़े अच्छे नंबर मिलते हैं। ऐसे ही है, सबने पढ़ा हुआ है, टीचर्स पढ़ाते हुए भी इसको हाईलाइट करते हैं एंड सो ऑन। गुड। अगर मैंने पाक स्टडीज में लिख दिया जी कायद आजम के 14 नकात 14 पॉइंट्स ऑफ कायद आजम, और नीचे कोई और स्टोरी लिख दूं, ऐसा तो नहीं होगा। हेडर का मतलब ही होता है कि उस हेडर के शेडो में पैराग्राफ लिखो। और अगर मैं कोई इवेंट का हेडर दे देता हूँ कि 23 मार्च का वाकया लिखने लगे, तो उसके नीचे फिर 23 मार्च की ही सारी रेजोल्यूशन होगी जो 1940 में थी। मेक सेंस? उसमें फिर हम 1947 की शायद बात ना करें, 1940 को स्टिक करेंगे। जब भी आपने हेडर लगाना है ना किसी हेडिंग को, उसकी कंडीशन ये होती है कि वो जो हेडर है वो अलिफ से लेके ये तक उस पैराग्राफ को कॉम्प्लीमेंट करे, उसके किसी पोर्शन को नहीं। अगर वो किसी सिर्फ 2 लाइनों को, 3 लाइनों को और पोर्शन को कवर कर रहा है और बाकी पैराग्राफ उस हेडर के लाइक शेडो में नहीं आते, वो हेडिंग गलत है आपकी। इसलिए आपको लगता है 3 4 है कि लगेंगे, मगर होता नहीं। अब यहां से स्टार्ट करें, क्या है जी, फाइंडिंग न्यू टाइप्स ऑफ हैबिटेट। उन्होंने पोलैंड से उठाया और यहाँ पर एक फार्म है वहां पे लाके उन्होंने फिक्स किया है। तो वो एक ही हैबिटेट पे जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ हैबिटेट पे तो नहीं है। और ना ही उन्होंने रेफरेंस दिया है कि कहाँ कहाँ पे इनको फिट कर सकते हैं। हैबिटेट का जिक्र जरूर आया, चेंज भी कर रहे थे, मगर न्यू टाइप्स ऑफ हैबिटेट की सर्च नहीं लिखी इसके अंदर। पहली दफा पढ़ के लगा था कि हेडिंग लग रही है, मगर एक्चुअली हेडिंग नहीं है इसकी, आउट हो गई। अब मेरे पास 1 और 6 रह गई हैं, 7 रह गई। लिखा है भाई जी, क्रिएचर्स विच रिप्रेजेंट बोथ जॉय एंड ऑपोजिशन, और एंटरप्राइज के साथ किया है। ठीक है, अब देखना है कि अगर ये दोनों हेडिंग्स सूट कर रही हैं तो कौन सी हेडिंग ज्यादा पोर्शन ऑफ द पैराग्राफ कवर कर रही है। अगर 2 हेडिंग्स क्लोजली आ जाती है तो फिर जो ज्यादा कवर करती है वही वाली हेडिंग होती है। अगर आप इसको देखें तो इन्होंने इसको बर्थ से रिलेट किया है और बाद में इसको रिबिलियन के साथ भी उन्होंने अटैच किया है, कुछ खाने के साथ उन्होंने इसको नहीं, खाने के साथ तो वो पहले पैराग्राफ में था, कुछ उन्होंने बीच में इसकी मिक्स बात किया है। ठीक है, तो वो जॉय की किसी किसी जगह बात कर रहे हैं, मगर ऑपोजिशन की इतनी ज्यादा बात नहीं की, या उसको एक्सपैंड नहीं किया, पैराग्राफ में एक पोर्शन दिया उसने। मगर अगर आप ये वाला देखें ना, इसको उसने पूरे पैराग्राफ पे फैला के लिखा हुआ है। आप अगर पहली 3 लाइंस पढ़ें और बीच का पोर्शन जो है वो उन्हीं 3 लाइंस की एक्सप्लेनेशन है। पहले नेस्ट की बात की है, नेस्ट के अंदर फिर एग्स लेइंग और इनफर्टिलिटी की बात की है, और उसके बाद उसने फिर बात की कि प्रोग्राम आया कहाँ से है। तो एक्चुअली उसने इसी को एक्सपैंड किया है पूरे पैराग्राफ। तो उसकी हेडिंग नंबर 1, एन एंटरप्राइज अराइजिंग फ्रॉम सक्सेस इन अदर कंट्रीज, क्योंकि ये प्रोग्राम डिफरेंट कंट्रीज में रन हो चुका है, उसकी बेस पर उन्होंने प्रोग्राम यहाँ पे दोबारा फिट किया। मेकिंग सेंस? अभी हम इसको सीख रहे हैं तो ये आपको लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मगर एक्चुअली हेडिंग्स निकालने का तरीकाकार यही होगा। अब आपको पता है जब आप बाकी के पैराग्राफ्स पे जाएंगे तो अब 8 नहीं 7 ऑप्शंस हैं। जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हैं ऑप्शंस कम होंगे तो फिर काम और तेज हो जाता है। पहली 2 3 हेडिंग्स पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि सारी ऑप्शंस ओपन होती हैं इस वक्त। हाँ जी, हेडिंग्स निकालने का तरीकाकार समझ आया? एक्चुअली हेडिंग ऐसे आपने सॉर्ट आउट करनी होती है। अब इसके अंदर अगेन ट्रिक यही है कि हेडर शुड कॉम्प्लीमेंट द इंटायर पैराग्राफ। जो हेडर ये काम करेगा वही मेन हेडिंग होगी। गुड, ठीक हो गया। हेडिंग को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी दोबारा टेक्निक के ऊपर। एज पर द टेक्निक हमने अपने ब्लैंक्स कर लिए थे, और ब्लैंक्स के मुताबिक क्योंकि हमने इसको दोबारा नहीं पढ़ना था, हमने हेडर लगा लिया है। अब हम आ जाते हैं अपने सीधा एमसीक्यूज के ऊपर। इस पे आपने एक सवाल पूछा था शुरू में कि यार 38 में तो लिखा हुआ है कि सेक्शन ए, मैं एज्यूम कर लेता हूँ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, और फिलहाल हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, 39 पे आ जाते हैं। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 39 का स्टेटमेंट पढ़ के मुझे बताएं, ऑप्शंस नहीं। इसमें कोई प्राइमरी कीवर्ड है? कौन सा है? ससेक्स वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट कमिटी। एस भी कैपिटल है, डब्ल्यू भी कैपिटल है, टी भी कैपिटल है। जब कैपिटल वर्डिंग यूज करते हैं तो दैट इज द नेम ऑफ समथिंग। ठीक है,
बी में हमने पढ़ा, बी में तो नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ था, ससेक्स का जिक्र है मगर इस कमिटी का जिक्र नहीं है। ए में तो आंसर नहीं, क्योंकि 38 वाला ए में है, तो ए भी छोड़ दे, बी भी छोड़ दे, सी से आगे देखना शुरू करिए कहाँ लिखा हुआ है। ससेक्स वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट, ये वाले 3 वर्ड्स कहाँ लिखे हैं? डी में Last. टी में लिखे हैं। परफेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं इधर, लेकिन आप सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। अगर 38 ए में है और बी में सारी समरी फिर हमने पढ़ ली है, तो हमने सी से आगे सर्च करनी थी। अब जैसे ही हम डी में आते हैं, इसकी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है इन एडिशन द कमिटी ऑफ द ससेक्स वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट, इफ आई हाईलाइट इट, ये लिखा हुआ, इसका उसका आंसर यहाँ पे होगा। अब एक आंसर सेक्शन ए मींस पैराग्राफ ए में है, और उसका अगला आंसर उसने सीधा आपको डी में डाल दिया। अब आप में से किसी ने सवाल पूछा था कि इसमें जंप आता है, तो मैंने कहा था पॉसिबिलिटी है, कीवर्ड बताएगा आना कि नहीं आना, मगर होंगे सिक्वेंशियल ऑर्डर, जाएगा आगे ही, पीछे नहीं जाएगा। तो एक आंसर आ गया है तो फिर आगे बी सी डी। तो अब ट्रिक यहाँ पे ये थी, बी पैराग्राफ डन है तो सी और डी में आगे देखना था। अगर ये डी में है तो इसका जो अगला आंसर है 40th, वो डी से आगे ही होगा। मेक सेंस? अब हमारे पास आइडेंटिफिकेशन हो गई है। ए में 38 है, जो 39 है वो डेल्टा में है, और ऑब्वियसली 40th इसके आगे होगा। अब इसकी टेक्निक बताने लगो, सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व अभी आप मुझे करके देंगे, और फिर हम देखेंगे कि एमसीक्यूज हमारे कैसे सॉर्ट आउट होते हैं। लो, जिसकी टेक्निक ये है, अगर आपने एमसीक्यूज पे एक्यूरेसी अचीव करनी है ना, इसके लिए एक मेथड हम यूज करते हैं, और उस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, मैं यहाँ पे बस उसके स्टेप्स लिखता हूँ, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, अप्लाई भी आपने करना। ठीक है, इसका हम नाम देते थे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड लगाने लगे हम अपने एमसीक्यूज पे। इसका स्टेप नंबर 1 होता है रीड क्वेश्चन, और ऑब्वियसली प्लस ऑप्शंस भी पढ़ने होते हैं। एक चीज आपने याद रखनी है कि क्वेश्चन और ऑप्शंस दोनों के कीवर्ड बनाने। मैं एक ही दफा यहाँ पे KW लिख देता हूँ। कीवर्ड कैसे बनाने हैं मैंने अभी आपको बताया है कि पूरी स्टेटमेंट लेनी, एक एक वर्ड नहीं पिक करना, काइंडली इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि पैराफ्रेजिंग होती है, एक एक वर्ड से आंसर कभी भी नहीं मिलेगा। पूरी स्टेटमेंट को अंडरलाइन करें, इसके चंक्स बना लें, और उसको पैराफ्रेज को जाके मैच करना होता है। स्टेप नंबर 1 जब कंप्लीट हो गया, स्टेप नंबर 2 डेफिनेटली आपने इसको लोकेट करना होता है, और वो जो लोकेट है वो ऑलरेडी इसमें रेफरेंस गिवन होता है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने जब लोकेट कर लिया अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड, फिर आपने इसको रीड करना होता है डेफिनेटली। तो सीखो के सर एकड़ी नवी गल दसी। ठीक है, रीड टेक्स्ट, मगर अब इसके ब्रैकेट में जो लिखना होगा ये चीज काम की है। ACC में लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग के लिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ देयर इज अ बिगेस्ट मिस्टेक विच स्टूडेंट्स डू। स्टूडेंट्स सवाल पढ़ते हैं, जगह पे चले जाते हैं, और जब उस लोकेशन पे जाते हैं तो बस ऑप्शंस को मैच करना शुरू कर देते हैं। MCQ के अंदर रूल ये है कि ये 4 में से एक ही ठीक है, और अगर इन चारों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा फिर तो चैलेंज नहीं होगा आपके लिए, फिर तो वाजिया नजर आ जाएगा आंसर क्या है। चैलेंज ये है कि ये चारों मिलती जुलती होंगी, तभी तो आपको कंफ्यूजन होगी कि यार ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और ये भी आंसर है। तो आपको बताएगा कौन क्या आंसर, कौन सा ठीक है क्वेश्चन। आपने जब टेक्स्ट को रीड करना है ना, तो ऑप्शंस को मैच जरूर करना है, मगर फोकस क्वेश्चन पे रखना है कि यार क्वेश्चन की क्या डिमांड है, व्हाट इज द क्वेश्चन ट्राइंग टू आस्क मी। तो रीड टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन के मुताबिक रीड करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर आपको मिलना चाहिए। अब आंसर को फाइनल कैसे करना है, ये मैं लिख रहा हूं मैच ऑप्शंस। अब ऑप्शंस को मैच करते हुए काम करना होता है आपने। ठीक है, इसके अंदर एक्चुअली यहाँ पे आके ना एलिमिनेशन मेथड अप्लाई होता है। ये टोटल एलिमिनेशन मेथड है, मगर उसके स्टेप्स है कि इसको अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन क्या है। तो पहला स्टेप है क्वेश्चंस को रीड कर लें, ऑप्शंस को रीड करें, कीवर्ड मार्क करें। दूसरा है टेक्स्ट पे जब आप पहुंच गए हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको रीड करें। जब वो कर लिया है, स्टेप नंबर 2 में आंसर मिल चुका होता है, मगर अब उसको फाइनल करना है आपने। जैसे आप ऑप्शंस में आते हैं, आपने दो चीजें देखनी, मैं इसको ABC कर देता हूँ। ए,
अगर आपकी जो गिवन ऑप्शन है कोई भी ए बी सी डी, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है इंफॉर्मेशन जो कि टेक्स्ट में लिखी है, मींस उलट लिखी है, तो वो वाली ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं हो सकती। जो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर वो उसकी ऑपोजिट इंफॉर्मेशन है तो वो ऑप्शन को वैसे माइनस कर दें, ऑपोजिट इंफॉर्मेशन होती है। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है, इसको मैं कहता हूँ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अगर आपका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है तो तब भी वो ऑप्शन आंसर नहीं हो सकती। इलिमिनेशन में ये दो कैटेगरीज बार बार आती हैं, या तो इनमें से कोई ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट करेगी या इनमें से कोई ऑप्शन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर होगी। तो ये वाली माइनस हो जाएंगी, जो बच जाती है ना बाय डिफॉल्ट वही आंसर होता है। इस मेथड से आपको कंफर्म आंसर मिलता है हर दफा। अदरवाइज क्या होता है, हम जाके सवाल पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, हम कहते हैं अच्छा यार इन चारों में से ये वाली सही लग रही है, हम उसको मार्क कर देते हैं, और कभी वो ठीक हो जाती है कभी वो गलत हो जाती है, क्योंकि हमने बाकी ऑप्शंस को एनालाइज नहीं किया होता। नाउ मे बी इट सीम्स लाइक इट्स गोना टेक मोर टाइम इन द टेक्स्ट, बट वंस यू लर्न द मेथड ये काम जल्दी होना शुरू हो जाता है। अब कॉन्ट्राडिक्ट और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की एग्जांपल देता हूँ, नहीं ऑप्शन से आपको जरा समझ आ जाएगी। ये मेथड समझ आ गया, इसको मैं रब करने लगा हूँ, ये स्टेप्स लिख लें आप अगर लिखने हैं तो। ठीक है जी, चलो इसको अब क्लीन करते हैं और आ जाते हैं इधर। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए में, ये 38 के ऑप्शन ए पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है जी रिप्रेजेंटेड द डीप स्नो एंड कोल्ड डेज ऑफ विंटर। ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहा है कि इंफॉर्मेशन जब वो रिप्रेजेंट ये कर रही है स्नो और कोल्ड डेज ऑफ विंटर। अगर मैं इसकी जगह वार्म वेदर्स का जिक्र कर दूं तो ये ऑप्शन जो है कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी। हम कहेंगे यार इंफॉर्मेशन सही है मगर वहां पर स्नो और विंटर डेज का नहीं, वहां पे स्प्रिंग रेनी या कोई समर डेज का जिक्र है, तो ये तो ऑपोजिट इंफॉर्मेशन लिखी है, तो आंसर ही नहीं हो सकता। टेक्स्ट और ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट होगी। गुड। दूसरा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है जी डेज ऑफ विंटर, और हम बात कर रहे हैं इसमें स्टोक एक बर्ड है जो कि विंटर के अंदर माइग्रेशन वगैरह करता है। ठीक है, अब टेक्स्ट में विंटर डेज की सिर्फ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं मगर उसको स्ट्रोक के साथ उन्होंने रिलेट नहीं किया, बस वैसे ही लिखा है। अगर हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं इसमें कि जी ब्रिटेन में विंटर किस तरह का होता है, बस इसकी बात कर रहे हैं और उसमें स्ट्रोक को रिप्रेजेंट ना करें जहां पे हमें रेफरेंस मिल रहा है, इसका मतलब होगा कि उन्होंने वर्डिंग सेम यूज की है मगर उन्होंने जो विंटर का रेफरेंस दिया है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ। उन्होंने बस जनरल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात कर दी, उन्होंने सर्दियों का जिक्र कर दिया मगर क्वेश्चन के अंदर स्ट्रोक को तो रिलेट ही नहीं किया उन्होंने। तो कई बार होता है क्या है कि वर्डिंग सेम होती है मगर वो मेरे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेफरेंस नहीं बनता, इसको हम कहते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। सियाको सबाक चेंज होता है मगर वर्डिंग सेम होती है, वो वाला ऑप्शन भी कभी भी आंसर नहीं होता। आंसर कैसे बनेगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हो। ना दैट इज द ट्रिक जो भी मैंने स्टेप नंबर 2 में आपको बताई है कि कीवर्ड तो मार्क कर लिया मगर जब आप पढ़ें तो जितनी लाइंस है वो क्वेश्चन के साथ अगर मैच कर रही हैं तो वो आपका रेफरेंस क्रिएट होगा, फिर ऑटोमेटिकली एक ही ऑप्शन सामने आएगी, बाकी की ऑप्शन खुद ब खुद दाएं बाएं हो जाएंगे क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्ट होगी या कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होगा। हम जब ये चीज नहीं मैच करते फिर हमें सारी एक जैसी लगनी शुरू होती है, एंड दैट इज वेयर द एलिमिनेशन मेथड वर्क्स। हाँ जी, ये समझ आया? ठीक है, 2-3 मिनट लें, ये 38, 39 और 40 को अटेम्प्ट करें, उसके बाद फिर इस पे बात करते हैं। 38 आपका सेक्शन ए में है, 39 डी में है, और 40 तो अगेन उसके आगे ही होगा। ऑलराइट जी, इफ यू टॉक अबाउट जस्ट क्वेश्चन नंबर 38, आंसर क्या है इसका 38 का? बीटा? बीटा नहीं, डेल्टा, डेल्टा सर, डेल्टा डी, डी इज द आंसर। ठीक है, कैसे इसको वर्कआउट करते हैं? ठीक है, आंसर ये है, हम ना अपना रूल अप्लाई करते हैं, एक ही क्वेश्चन पे अगर अप्लाई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आंसर है। क्वेश्चन ये था, इन सेक्शन में ये तो हमारा रेफरेंस आ गया, उसने लोकेशन दे दी है। वी लर्न दैट इन द पास्ट पीपल थॉट, वी लर्न, ये कीवर्ड था इसका, दैट इन द पास्ट, ये एक कीवर्ड था, और तीसरा था पीपल थॉट वाइड स्ट्रोक्स, सॉरी। ठीक है,
लोग की सोच के मुताबिक वाइट स्ट्रोक्स का रेफरेंस उन्होंने क्या है कि पास्ट के अंदर बनाया। सेक्शन ए में पास्ट का जिक्र है, ठीक हो गया। किस चीज के साथ एसोसिएट कर रहे हैं हम, ऑप्शंस पर जरा जल्दी से पढ़ लेते हैं। ए में लिखा हुआ है कि लोगों का ख्याल था कि ये डीप स्नो और कोल्ड डेज ऑफ विंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि इनके पास पावर है, दे हैड द पावर टू इंश्योर दैट बेबीज वर बोर्न सेफली। आपने ये बेबीज वाली बात शायद पिक कर ली है, बाकी सारी स्टेटमेंट को आपने उड़ा दी है कि इस परिंदे में ताकत है कि वो इस चीज को कंफर्म करे कि जो न्यू बॉर्न बेबीज है इसकी बर्थ हो सही। ठीक है, तो मेरा ख्याल है आज के दौर में आप अच्छे से समझते हैं बेबी कैसे बॉर्न होता है। तो परिंदे ने क्या करना, मेक सेंस। एक्चुअली इसका रेफरेंस ही नहीं था बीच में, ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है। ये सिर्फ बेबी को डिलीवर करने में एक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ था, जैसे मिथ्स बनी हुई है। ठीक है, जो डेज विंटर वाली उसका भी हम रेफरेंस देख लेते हैं। तीसरा था कि लोगों का ये मानना था वर अ स्पेशलिटी दैट नॉट ओनली द वेरी रिच पीपल वर अलाउड टू ईट। तो पार्ट ए में उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा है कि ये खाने की एक बड़ी अच्छी डिश में कंसिडर किया जाता था, मेन्यूज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था ये। ठीक है, मगर यहाँ पे उन्होंने एक चीज दी है कि सिर्फ जो अमीर लोग हैं ना वो ही इसको अफोर्ड कर सकते थे या उन्हीं को खाने की इजाजत थी। ठीक है, यहाँ पर इजाजत लिखा हुआ, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, मैंने जो वर्ड यूज किया यहाँ पे फिट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप कुछ पुराने दौर में चले जाए ना, और कुछ जगह पे अभी भी तो सोसाइटीज के अंदर नॉर्म्स बने कि ये लोग ये कर सकते हैं और ये लोग ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें रिच की बात कर दी, और चौथे में लिखा है माइट बी यूज्ड टू एनकरेज पीपल टू गेट रिड ऑफ द मोनार्की। मोनार्की होता है जो आपकी बादशाहत वगैरह होती है। इसको हमने आंसर मार्क किया हुआ है कि लोगों ने शायद इसको यूज किया था लाइक कॉन्सेप्चुअल वे में कि इनकरेज करें लोगों को, या इनकरेज हो रहे थे लोग कि ये बादशाहत वाले सिस्टम से बाहर निकले। ठीक है, अब इसको हम ले जाते हैं टेक्स्ट ए के ऊपर और जल्दी से इसको मैच कर लेते हैं ताकि हमारी ऑप्शंस जो है ना रूल आउट हो जाए फटाफट। मैं इसको जरा स्पीड में पढ़ूंगा, ठीक है, आपने मुझे फॉलो कर लेना है। It says the last definitive record of a pair of white storks successfully breeding in Britain was in 1416. Form a nest on St. Giles Cathedral in Edinburgh. ठीक है, ये तो एक फैक्चुअल डिटेल आ गई है। No one knows why storks disappeared from our shores. ठीक है, they often feature on the menus of medieval banquets. ठीक है, बैंक्वेट्स होते हैं जो अच्छी सी फीस्ट होती हैं, मेन्यूज आ गया मींस खाने के तौर पे इसको यूज किया जाता था। क्वाइट सिंपली हैव कंज्यूम्ड देम ऑल, हो सकता है हमने इनको सबको खा ही लिया था, वो की ब्रीड ही नहीं बची। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा कि सिर्फ अमीरों ने खाया कि गरीबों ने खाया, जो ऑप्शन सी है उसका रेफरेंस नहीं मिल रहा, खाने का रेफरेंस सिर्फ मिल रहा है। बट देयर कुड बी मोर ऑमनियस रीजन, ऑमनियस का मतलब होता है थ्रेटनिंग रीजन, इससे भी बढ़ के कुछ रीजन थे। Storks are migrants arriving after the end of winter. Winter का जिक्र आ गया। Nesting on rooftops and happily associating with humans. And because of this, they have long been a symbol of hope and new life. लेकिन यहाँ तक अगर आप सारा को देखें तो विंटर का रेफरेंस भी आ गया, मगर वहां पे लिखे ये विंटर और स्नो को रिप्रेजेंट करते थे, जबकि यहाँ पे लिखा वो विंटर के एंड पे माइग्रेट करते थे। ये होता है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। वर्ड सेम है, सियाको से बाकी चेंज है। ऑप्शन सी भी आउट हो गया, ऑप्शन ए भी आउट हो गया। अब पीछे क्या बचा आपके पास, ऑप्शन बी और डी। डी में जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे लिखा है कि इनके पास पावर थी, अब यहां पर इसका जिक्र आ गया है। ये सिंबल थे होप और न्यू लाइफ का, क्यों? येट देयर एसोसिएशंस विद रीबर्थ आल्सो मेंट दे बिकेम अ सिंबल ऑफ रिबेलियन। अब रीबर्थ के साथ उन्होंने जोड़ दिया है, और आगे इसने फिर लिखा हुआ है, कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं लिखा कि इनके पास पावर थी न्यू बॉर्न की सेफ्टी के लिए। ये तो लिखा ही नहीं हुआ। जब लिखा नहीं हुआ तो आप उसको आंसर कैसे बना सकते हैं? अगर अब मैं डी ना भी निकालू ना, मुझे पता है ए बी और सी तो नहीं है, डी को चुप करके आंसर लगा दें, मगर डी का रेफरेंस यहां से स्टार्ट होता है। शॉर्टली आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ किंग चार्ल्स टू इन 1660, white storks were rare but surviving. Parliament debated putting greater effort into destroying them entirely for fear they might inspire republicanism. ठीक है, तो इनको क्योंकि सिंबल ऑफ होप माना जाता था, न्यू लाइफ, तो उस वक्त बादशाह का दौर था,
तो समझा ये जाता था कि जब स्ट्रोक आएंगे तो इवेंचुअली शायद एक टाइम आए कि हमें बादशाहत से छुटकारा मिल जाए, मोनार्क से छुटकारा मिल जाए जो रूल्स करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कोशिश किया कि ये आया ना करें, ताकि जो एक होप आती है ना वो होप खत्म हो जाए। ये डी में लिखा हुआ है, दे माइट रिप्रेजेंट, ये आगे उन्होंने इसी को कवर किया। टुडे फॉर्चुनेटली दैट नोशन हैज डिसअपियर्ड, वो वाला नोशन खत्म हो गया, एंड द स्ट्रोक रिटेन्स इट्स एसोसिएशन विद न्यू लाइफ। ये न्यू लाइफ वाला भी है जिसकी बेस पर उन्होंने कार्टून और मूवीज बनाई है। गुड। एंड टू celebrate the arrival of a new child as a bird carrying a baby in a sling held in its beak means चोंच। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं इसको दोबारा बी और डी पे ले जाऊं, क्योंकि ए और सी तो डायरेक्टली इसने आउट कर दी, अगर मैं इसको बी और डी पे लेके जाऊं, so again it's very clear they never talked about that they have any kind of special power or magic something to ensure that the babies were born safely। वो डिलीवरी का जिक्र है, अगर मैं देखूं तो ये भी कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। बेबी को डिलीवर कर रहे हैं ना अपनी चोंच के अंदर, तो बॉर्न से रिलेटेड तो कोई बात नहीं की इसने। दैट इज वेयर द एलिमिनेशन मेथड वर्क्स। और अगर आप इसको मैच करते हो तो आपको पता है लोगों की क्या सोच थी। अगर आप क्या मैच करते हैं वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होते जाते हैं, आप बाय डिफॉल्ट ही करेक्ट आंसर पे फॉल करते हैं आप। गुड। सो दैट इज द एलिमिनेशन मेथड। अब आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है, सिर्फ मुझे सेक्शन ए की हेडिंग लगा दें, फिर हमें छुट्टी कर दें, ठीक है? सिर्फ सेक्शन ए की हेडिंग लगा दें, 2 मिनट्स हैं, जल्दी करें, जल्दी जल्दी। Now, as per this, we have already marked heading number 1 to section B, ठीक है ना? तो ये तो हेडिंग हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, ये तो हम आउट कर देते हैं। अब इस पे वही रूल दोबारा लगाएंगे कि कौन सी हेडिंग्स लगती है वो सेपरेट कर लेते हैं, जो बिल्कुल नहीं लगती उनको आउट कर देते हैं। The hope that strokes will inspire a range of emotions and actions, ये suitable heading है क्योंकि उन्होंने जॉय के साथ उसको रिप्रेजेंट किया, तो इमोशंस आ जाते हैं। सपोर्ट फ्रॉम सम ऑर्गेनाइजेशंस बट नॉट फ्रॉम अदर्स, कोई रेफरेंस नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट, कोई रेफरेंस नहीं है। अगर वो माइग्रेशन की बात है तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स के अंदर फॉल नहीं कर रहा, ना वो सेंस बन रही है। जनरल पब्लिक का इसमें अपोजिशन नहीं था, वो इसको सपोर्ट कर रहे थे या इसको फुल देख रहे थे। अ साइन ऑफ होप इन डिफिकल्ट टाइम्स, यस। Creatures which represent both joy and opposition, yes. Strokes causing delight and the revival of public events, delight था अगेन, ये इसमें रिवाइवल ऑफ पब्लिक इवेंट्स का रेफरेंस नहीं है। आउट। 3 निकल रही है। हेडिंग नंबर 2 है, हेडिंग नंबर 6 है और हेडिंग नंबर 7 है। आप मुझे बताएं ये 2, 6 और 7 में से कौन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट हेडिंग लग रही है? अच्छा, 2 क्यों लग रही है सर जी? देखिए मैं आपको एक छोटा सा वर्ड बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। लिखा हुआ है विल इंस्पायर, वहां पे ऑलरेडी इसको एज अ सिंबल ऑफ होप माना जाता था, तो विल की बात नहीं थी, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था एज अ होप। ये आउट हो गया। इसीलिए तो पार्लियामेंट ने कहा कि यार ये तो सिंबल बनता जा रहा है, तो ये ना हो कि लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाए, तो उन्होंने इसको कम करने की कोशिश की। गुड सर। आगे आ गया हेडिंग नंबर 6, इसका बताएं, अ साइन ऑफ होप इन डिफिकल्ट टाइम्स। Yes, sir. अच्छा, और व्हाट अबाउट क्रिएचर्स विच रिप्रेजेंट बोथ जॉय एंड ऑपोजिशन? ट्रिक ये है कि सिर्फ इसको पॉजिटिव देखा जाता था कि इसको नेगेटिव भी देखा जाता था। पैराग्राफ की बात करनी है। कुछ लोग पॉजिटिव देख रहे थे और जो लोग पावर में थे वो इसी को नेगेटिव देख रहे थे। मेक सेंस? इसीलिए तो वो इसको सप्रेस कर रहे थे। तो हेडिंग कौन सी लगती है जो पूरे पैराग्राफ को कॉम्प्लीमेंट करे? अगर हम ये लगाते हैं ना, तो जो लोग पावर में नहीं है तो उनकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, तो जो लोग पार्लियामेंट में बैठ के इसके खिलाफ बात करें तो वो किधर जाएंगे? देन इट मीन्स ऑप्शन नंबर 7, क्रिएचर्स which represent both joy and opposition. That's why इसकी हेडिंग थी 7। हाँ जी, making sense? So that's like apply the technique and it works out for you.
और जी मैं लेक्चर क्लोज कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो आज काम हमने किया वो काफी हद तक आपको समझ आ गया होगा।